ईरान की शैडो आर्मी ये सिर्फ कोई मिलिट्री टैक्टिक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाता कैसे है। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास है ना, कि एक देश जिसकी अर्थव्यवस्था इतने सालों के प्रतिबंधों से जर्जर हो चुकी है, वो पूरे मिडल ईस्ट में इतना दबदबा कैसे रख सकता है। आइए इसी को समझते हैं। देखिए, ईरान की आज की रणनीति को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। एक ऐसे वक्त में जब ईरान का सबसे कीमती खजाना यानी उसका तेल उसका अपना था ही नहीं। तो बात है 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत की। उस वक्त की दो ग्लोबल सुपर पावर्स रूस और ब्रिटेन, इन्होंने ईरान को बस एक शतरंज की बिसात समझ लिया था। उसके संसाधनों और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का जी भरकर फायदा उठाया। और ये नंबर 16%, यही तो सारी कहानी कह देता है। सोचकर देखिए, 1901 में एक डील हुई जिसके तहत ईरान को अपने ही तेल के मुनाफे का सिर्फ 16% मिल रहा था। बाकी का सारा पैसा सीधा एक ब्रिटिश कंपनी की जेब में जा रहा था। अब जब ईरान ने हालात को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, अपने तेल उद्योग को नेशनलाइज किया, तो जानते हैं क्या हुआ? एक विदेशी ताकत से सपोर्टेड तख्तापलट ने उनकी चुनी हुई सरकार को ही गिरा दिया और एक ऐसे राजा को वापस गद्दी पर बैठा दिया जो वेस्टर्न देशों की सुनता था। यहीं से ईरान के लोगों में एक गहरे अविश्वास की भावना पैदा हुई। और अब हम आते हैं उस निर्णायक मोड़ पर, एक ऐसी क्रांति जिसने न सिर्फ ईरान को बल्कि दुनिया के साथ उसके रिश्तों को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस क्रांति का एक ही मूल मंत्र था, जो इसके लीडर अयातुल्ला खुमैनी ने दिया था। उन्होंने कहा कि कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। उन्होंने राजशाही और पश्चिमी लोकतंत्र दोनों को ही सिरे से नकार दिया। उनकी विचारधारा ने एक बिल्कुल नया सिस्टम सामने रखा, एक थियोक्रेसी यानी धर्मतंत्र, जहां देश को कोई राजा या प्रेसिडेंट नहीं बल्कि इस्लामिक कानून और एक सुप्रीम धार्मिक नेता चलाएगा। इस आंदोलन को लोगों का इतना जबरदस्त समर्थन मिला कि शाह को गद्दी छोड़नी पड़ी और इस तरह स्थापना हुई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की। एक ऐसा देश जिसकी बुनियाद ही उस इलाके में अमेरिकी प्रभाव के विरोध पे रखी गई थी। अब जो बात है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है कि इस नए और दुनिया में लगभग अकेले पड़ चुके देश ने अपनी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए आखिर कौन सा रास्ता चुना। ईरान को ये बात अच्छी तरह पता थी कि पारंपरिक हथियारों की लड़ाई में वो अमेरिका जैसी सुपर पावर से नहीं टिक सकता। इसलिए उसने एक अलग ही रणनीति अपनाई, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की। मतलब सीधी टक्कर लेने के बजाय पर्दे के पीछे से लड़ना ज्यादा असरदार है। और यहीं से शुरू होता है प्रॉक्सी आर्मीज का खेल। ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट में अपने साथियों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। लेबनान में शिया ग्रुप हिजबुल्ला, यमन में हूती रेबल्स और सबसे दिलचस्प बात, फिलिस्तीन का सुन्नी ग्रुप हमास भी। ये सारे ग्रुप्स एक तरह से ईरान के लिए उस इलाके में उसकी आंख, कान और तलवार का काम करते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि इन ग्रुप्स को फंड करना कोई छोटी मोटी शॉर्ट टर्म चाल नहीं है। नहीं, ये ईरान का एक बहुत बड़ा, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा निवेश जो उसे प्रतिबंधों के बुरे असर से बचाता है। तो सवाल उठता है कि इस इन्वेस्टमेंट पर ईरान को रिटर्न क्या मिलता है? चलिए अब उन स्ट्रेटेजिक गोल्स पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें हासिल करने में ये नेटवर्क ईरान की मदद करता है। इस रणनीति से ईरान को एक साथ कई फायदे होते हैं। वो इजरायल और सऊदी अरब जैसे अपने ताकतवर दुश्मनों को चुनौती दे सकता है, अमेरिका के किसी भी सीधे हमले को रोक सकता है और सबसे बड़ी बात, इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अपनी ताकत का लोहा मनवा सकता है। ईरान का जो लॉन्ग टर्म विजन है ना, वो ये है कि ये प्रॉक्सी ग्रुप्स धीरे धीरे इतने ताकतवर हो जाएं कि वो अपने अपने देशों में पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर बन बैठें और इससे पूरे रीजन में एक पावरफुल ईरान समर्थक गुट तैयार हो जाए। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि प्रतिबंधों, रणनीति और इन शैडो आर्मीज के इस लंबे खेल में आखिर पहले कौन झुकेगा? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है ना, ये दुनिया के सबसे ज़रूरी और नाजुक इलाकों में से एक में पावर के समीकरण को लगातार बदल रही है।